आज हम बात करेंगे द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी किताब की, जो यह सिखाती है कि बिजनेस को प्रतियोगिता से बाहर कैसे निकाला जाए और एक नया अनोखा बाजार कैसे बनाया जाए। ज्यादातर कंपनियां रेड ओशन में रहती हैं, जहां लगातार प्रतियोगिता होती है। यह संघर्ष और कीमतों की जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन ब्लू ओशन में कंपनियां अपने लिए नया स्पेस बनाती हैं, जहां ग्राहक और ग्रोथ के नए अवसर मौजूद होते हैं। किताब सिखाती है कि कैसे इनोवेशन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एक नया बाजार क्रिएट किया जा सकता है। यह हमें कुछ बेहतरीन केस स्टडीज और प्रैक्टिकल टूल्स देती है, जो हर बिजनेस के लिए उपयोगी है। द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई जाए। क्या आप अपने बिजनेस को ब्लू ओशन की ओर ले जाना चाहते हैं? चलिए इस पॉडकास्ट में द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के सफर को सरल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। चैप्टर 1, क्रिएटिंग ब्लू ओशंस। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर कंपनियां आज भी उसी भीड़ में काम कर रही हैं जहां हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है? इसे रेड ओशन कहते हैं, एक ऐसा मार्केट जो खून खराबे से भरा है, क्योंकि हर कोई कीमतें कम करके और एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का पहला अध्याय हमें बताता है कि इस भीड़ से बाहर निकलकर एक नई दुनिया कैसे बनाई जा सकती है, जिसे ब्लू ओशन कहते हैं। की आइडिया, रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन। रेड ओशन में कंपनियां सीमित संसाधनों के लिए लड़ाई करती हैं, लेकिन ब्लू ओशन में आप एक ऐसा अनूठा बाजार बनाते हैं जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। रेड ओशन, परंपरागत मार्केट जहां सब कुछ तय है। ब्लू ओशन, नई संभावनाओं का मार्केट जहां आप अपनी शर्तों पर खेल सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ ब्लू ओशन। किताब कहती है कि ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको इनोवेशन और रचनात्मकता की जरूरत है। उदाहरण के लिए, केस स्टडी। सर्क डू सोलेल ने पारंपरिक सर्कस के फॉर्मेट को बदलकर एक ऐसा अनुभव दिया जिसमें थिएटर, म्यूजिक और कहानी का मिश्रण था। इस तरह उन्होंने सर्कस इंडस्ट्री में ब्लू ओशन बनाया। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे वैल्यू इनोवेशन का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं जो बाकी नहीं कर रहे। अगर आप अपने बिजनेस को दीर्घकालिक सफलता देना चाहते हैं, तो आपको प्रतिस्पर्धा से परे सोचने की जरूरत है। क्या आप भी अपने बिजनेस में एक नया ब्लू ओशन बनाना चाहते हैं? यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना अनोखा रास्ता बनाने के बारे में है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे उन टूल्स और फ्रेमवर्क्स की जो आपको इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की यह खास सीरीज। चैप्टर 2, एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। आज हम बात करेंगे द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के दूसरे अध्याय, एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको किन टूल्स और फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ेगी? इस अध्याय में लेखक हमें उन विशेष उपकरणों और फ्रेमवर्क्स के बारे में बताते हैं जो हमें ब्लू ओशन क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। यह टूल्स हमें बाजार को नए तरीके से देखने में मदद करते हैं, ताकि हम अपनी रणनीति को सफल बना सकें। यहां पर असली चुनौती आती है। हम किस तरह से अपने वर्तमान व्यवसाय मॉडल को विश्लेषण करेंगे? क्या हमारा उत्पाद या सेवा वास्तव में नए बाजार में सफलता प्राप्त कर सकती है, या फिर हम नए विचारों को लागू करने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय में यही बताया जाता है कि हमें क्या सोचने की जरूरत है जब हम ब्लू ओशन की ओर बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण टूल्स और फ्रेमवर्क्स का वर्णन किया है, जैसे कि स्ट्रैटेजी कैनवास और 4 एक्शन फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजी कैनवास, यह टूल आपकी वर्तमान रणनीति और मार्केट ट्रेंड्स को विजुअल रूप से प्रदर्शित करता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप कहां खड़े हैं और आपकी प्रतियोगिता कहां है। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, यह फ्रेमवर्क आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपको कौन से उत्पाद या सेवाएं घटानी हैं, बढ़ानी हैं, नया जोड़ना है या फिर बदलना है, ताकि आप अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य उत्पन्न कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है
कि ये टूल्स सिर्फ रणनीति बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें ये समझने में भी मदद करते हैं कि हम अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे बदल सकते हैं और उसे एक पूरी नई दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। इसे अपनाने के लिए हमें अपनी सोच को खोलना होगा और हर चीज को नए नजरिए से देखना होगा। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि ब्लू ओशन की ओर बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही टूल्स और फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल भी करना होगा। ये आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और मदद करेंगे अपने प्रतिस्पर्धा से बाहर जाकर एक नया और अद्वितीय बाजार बनाने में। अगले एपिसोड में हम रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, जहां हम यह जानेंगे कि बाजार की सीमाओं को कैसे फिर से परिभाषित किया जा सकता है। तब तक इन टूल्स पर विचार करें और सोचें कि आप इन्हें अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। चैप्टर 3, रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के तीसरे अध्याय रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बिजनेस को एक नए मार्केट स्पेस में कैसे ले जा सकते हैं, जहां पहले से कोई प्रतिस्पर्धा न हो? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करें, बल्कि हमें बाजार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होगा ताकि हम नए अवसरों को पहचान सकें और अपने लिए एक ब्लू ओशन बना सकें। लेकिन बाजार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना आसान नहीं है। यह किसी नए क्षेत्र में कदम रखने जैसा है। जब हम बाजार को फिर से परिभाषित करते हैं तो पुराने नियमों और सिद्धांतों को चुनौती देना पड़ता है। क्या यह सुरक्षित होगा? क्या हम ग्राहकों की जरूरतों को समझ पाएंगे? इन सवालों का सही जवाब खोजना मुश्किल हो सकता है। लेखक हमें कुछ रणनीतियां बताते हैं जिन्हें अपनाकर हम बाजार की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। इंडस्ट्री बाउंड्रीज, किसी भी उद्योग की परिभाषा को तोड़कर नए उपभोक्ताओं तक पहुंचना। स्ट्रेटेजिक ग्रुप बाउंड्रीज, अपने उत्पाद या सेवा को इस तरह से पुनः डिजाइन करना कि यह किसी अन्य वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित करे। बायर ग्रुप बाउंड्रीज, यह सोचें कि किसे आपका उत्पाद सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है और इसे नए तरीके से प्रस्तुत करें। स्कोप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग बाउंड्रीज, अपने उत्पाद या सेवा के दायरे को बढ़ाएं और नए कस्टमर बेस को लक्षित करें। यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बाजार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपके बिजनेस की रणनीति के केंद्र में होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा अपने दृष्टिकोण को खोलेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास अवसर आएंगे। इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम बाजार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी रणनीति में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम खुद को और अपने बिजनेस को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे वैल्यू इनोवेशन के माध्यम से हम ब्लू ओशन बना सकते हैं और प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल सकते हैं। तब तक अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, क्या आप अपने उद्योग की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के चौथे अध्याय फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बिजनेस के लिए सिर्फ आंकड़ों और नंबर्स पर ध्यान देना ही सही नहीं होता? इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब हम ब्लू ओशन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ छोटे छोटे आंकड़ों पर ध्यान देने की बजाय बड़े दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपनी रणनीति को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कहीं बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यहां पर चुनौती यह है कि अधिकांश बिजनेस मालिक और मैनेजर्स केवल वित्तीय आंकड़ों, प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह केवल एक हिस्सा है। अगर हम केवल संख्याओं पर ही ध्यान देंगे तो हम उस बड़े अवसर को देख नहीं पाएंगे जो सामने है। कैसे हम आंकड़ों से परे जाकर अपनी रणनीति को नया रूप दे सकते हैं? लेखक यह बताते हैं कि जब आप ब्लू ओशन में प्रवेश करते हैं तो आपको 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुल दृश्य, टोटल व्यू। अपने बिजनेस को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, न सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी समझें। 2, रणनीतिक रचनात्मकता, स्ट्रैटेजिक क्रिएटिविटी। यह समय है नए विचारों और संभावनाओं को लाने का।
किसी भी नकारात्मक आंकड़े से परे जाकर अपने उत्पाद और सेवाओं को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, इस पर ध्यान दें। 3. ग्राहक पर ध्यान, फोकस ऑन द कस्टमर। यह सोचें कि आपके ग्राहक के लिए मूल्य क्या है और कैसे आप उसे वह मूल्य प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यह आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप केवल अपने प्रतिस्पर्धियों को देखकर अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं, तो आप हमेशा उनके पीछे रहेंगे। लेकिन जब आप बड़े चित्र को देखें, तो आप नए रास्तों की पहचान कर सकते हैं जो आपको सबसे आगे ले जा सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देंगे, तो हम उन अवसरों को खो सकते हैं जो हमारे सामने हैं। इसलिए हमें बड़े दृष्टिकोण को अपनाना होगा ताकि हम अपने बिजनेस को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड के सिद्धांत को कैसे अपनाया जा सकता है और अपने बाजार को नए तरीके से कैसे विकसित किया जा सकता है। तब तक यह सोचें कि क्या आप केवल नंबर्स पर ध्यान दे रहे हैं या फिर बड़े अवसरों को भी देख पा रहे हैं। चैप्टर 5, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 5वें अध्याय रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, सिर्फ मौजूदा ग्राहकों तक सीमित रहकर नहीं? इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि केवल मौजूदा मांग पर निर्भर रहकर हम सीमित रह जाते हैं। ब्लू ओशन बनाने के लिए हमें मौजूदा ग्राहक आधार से बाहर जाकर नए ग्राहकों को आकर्षित करना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ उन लोगों को ध्यान में रखना जो पहले से ही हमारे उत्पाद या सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी लक्षित करना चाहिए जिन्हें अभी तक हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी। यहां पर असली चुनौती यह है कि हम अपने उत्पाद या सेवा को उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं जो अभी तक हमारे बाजार में नहीं है। हम नए ग्राहक सेगमेंट को कैसे पहचान सकते हैं? क्या हमें अपने मौजूदा उत्पादों में बदलाव लाना होगा या हमें पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाना होगा? लेखक इस सवाल का जवाब देते हैं कि हमें एक नॉन कस्टमर की मानसिकता अपनानी चाहिए। हमें 3 तरह के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 1. पहली श्रेणी एडजस्टर्स, पहली श्रेणी नॉन कस्टमर्स। ये वे लोग हैं जो हमारी सेवा या उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं है या वे इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। दूसरी श्रेणी एलिमिनेटर्स, सेकंड टियर नॉन कस्टमर्स। ये वे लोग हैं जिनके पास हमारे उत्पाद या सेवा का विकल्प पहले से मौजूद है, लेकिन वे इसे चुनते नहीं हैं क्योंकि वे किसी अन्य विकल्प को पसंद करते हैं। तीसरी श्रेणी बॉर्डर लाइनर्स, थर्ड टियर नॉन कस्टमर्स। ये लोग बिल्कुल अलग हैं और इन्हें कोई भी मौजूदा उत्पाद या सेवा आकर्षित नहीं करती। हमें इनसे जुड़ी जरूरतों को समझना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यहां ट्विस्ट यह है कि जब हम इन नॉन कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ उनका ध्यान नहीं खींचना होता, बल्कि हमें उनके व्यवहार, उनकी अनदेखी जरूरतों और इच्छाओं को समझने की भी जरूरत होती है। यही वह तरीका है जिससे हम उन्हें अपने ग्राहक बना सकते हैं। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि ब्लू ओशन में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मौजूदा मांग को नहीं देखना है, बल्कि हमें उन ग्राहकों को भी खोजना है जो अभी तक हमारे उत्पाद या सेवा से अनजान हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम न केवल अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, बल्कि नए और अनदेखे अवसरों का फायदा भी उठा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस को सही ढंग से कैसे अपनाया जा सकता है ताकि हम अपने ब्लू ओशन रणनीति को सही दिशा में ले जा सकें। तब तक सोचिए कि क्या आप सिर्फ मौजूदा ग्राहकों तक सीमित हैं या आप नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 6, गेट द स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस राइट। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के 6ठे अध्याय गेट द स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस राइट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लू ओशन रणनीति को लागू करने के लिए सही क्रम में कदम उठाना क्यों जरूरी है? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि जब हम ब्लू ओशन बनाते हैं तो हमें एक विशेष रणनीतिक क्रम का पालन करना चाहिए। सही कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम गलत क्रम में बदलाव करेंगे तो पूरी रणनीति विफल हो सकती है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है
कि हमें अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करने के लिए एक सुसंगत क्रम में कदम उठाने चाहिए। अधिकांश कंपनियां अपनी रणनीतियों में कई बदलाव करती हैं, लेकिन अक्सर ये कदम अनुक्रम में सही नहीं होते। गलत क्रम में बदलाव करने से न केवल हमारी रणनीति कमजोर हो सकती है, बल्कि इससे ग्राहकों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह तय करना कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे हर कदम को जोड़ना चाहिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेखक ने बताया है कि ब्लू ओशन रणनीति को लागू करने के लिए 4 महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना चाहिए। 1. नई पेशकश की उत्कृष्टता का निर्धारण, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारा उत्पाद या सेवा किसी मौजूदा समस्या का समाधान दे रहा हो और ग्राहकों के लिए उसका मूल्य बढ़ाता हो। 2. वैल्यू इनोवेशन। यह सुनिश्चित करना कि जो समाधान हमने पेश किया है वह न केवल ग्राहक की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वह उन तक आसानी से पहुंच सके और उनकी अपेक्षाओं से परे हो। 3. रणनीतिक परीक्षण, स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग। रणनीति को लागू करने से पहले हमें यह देखना होता है कि वह व्यवहारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से टिकाऊ है या नहीं। यह चरण सुनिश्चित करता है कि जो हम बना रहे हैं वह वास्तव में ग्राहकों के लिए मूल्यवान है। 4. मूल्य निर्धारण और पैमाना, कॉस्ट एंड स्केल। अब हमें यह निर्धारित करना होता है कि हम इस नवाचार को कैसे बड़े पैमाने पर लागू करेंगे। साथ ही मूल्य निर्धारण भी महत्वपूर्ण होता है ताकि यह ग्राहकों के लिए आकर्षक हो। यहां ट्विस्ट यह है कि सही रणनीतिक क्रम का पालन करना सिर्फ एक शैक्षिक पहलू नहीं है, बल्कि यह पूरी कंपनी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अगर आप किसी भी कदम को जल्दी उठाते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया को हिला सकता है। आपको यह समझना होगा कि हर कदम का अपना महत्व है और इसे सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि जब हम ब्लू ओशन रणनीति को लागू करते हैं तो हमें एक सही और सुसंगत रणनीतिक क्रम अपनाना चाहिए। अगर हम प्रत्येक कदम को सही तरीके से और सही समय पर लागू करें तो हम सफल हो सकते हैं। अगले एपिसोड में हम ओवरकम की कुंजी, ऑर्गेनाइजेशनल हड्डियों के बारे में बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि संगठनात्मक अवरोधों को कैसे दूर किया जा सकता है। तब तक सोचिए कि क्या आप अपनी रणनीति के लिए सही क्रम का पालन कर रहे हैं या कुछ कदम पीछे रह गए हैं। चैप्टर 7, ओवरकम की ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल्स। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 7वें अध्याय ओवरकम की ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल्स के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्लू ओशन रणनीति को लागू करने की कोशिश करते हैं तो संगठनात्मक अवरोध कैसे आपके रास्ते में आ सकते हैं? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि ब्लू ओशन रणनीति को सही से लागू करने के लिए केवल सही सोच और योजना की ही नहीं, बल्कि संगठन के भीतर से आने वाली चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम कोई नई रणनीति अपनाते हैं तो हमें अपनी टीम, संसाधन और संस्कृति को भी बदलने की जरूरत होती है। अक्सर यही संगठनात्मक अवरोध होते हैं जो रणनीति को सफल नहीं होने देते। यहां पर मुख्य चुनौती यह है कि कंपनियों में पुराने तरीके, आदतें और मानसिकताएं होती हैं जो बदलाव के खिलाफ होती हैं। क्या हम अपनी पुरानी प्रथाओं से बाहर निकल पाएंगे? क्या हमारी टीम और संगठनात्मक संरचना ब्लू ओशन रणनीति को अपनाने के लिए तैयार है? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। लेखक ने कुछ मुख्य संगठनात्मक अवरोधों का उल्लेख किया है और इनसे निपटने के लिए रणनीतियां बताई हैं। 1. संसाधनों की कमी। यह अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। हमें ब्लू ओशन रणनीति को अपनाने के लिए अपनी टीम, पूंजी और समय के सही इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना होता है। 2. संगठनात्मक संस्कृति। कंपनी की संस्कृति पुराने तरीके से काम करने की आदत डाल चुकी होती है। इसे बदलने के लिए हमें एक सकारात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति विकसित करनी होती है। 3. नेतृत्व की कमी। नेतृत्व को हमेशा ब्लू ओशन रणनीति के लिए एक सक्रिय भूमिका निभानी होती है। बिना सही नेतृत्व के रणनीति को लागू करना असंभव हो सकता है। 4. प्रतिस्पर्धा की मानसिकता। संगठन में एक प्रतिस्पर्धी मानसिकता को चुनौती देना और उसे सहयोगात्मक दृष्टिकोण में बदलना जरूरी होता है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि इन अवरोधों का सामना केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि एक सशक्त टीम भावना,
सही नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण से करना होता है। यह न केवल कंपनी के भीतर बदलाव लाता है, बल्कि संगठन में एक नया जोश और उत्साह भी पैदा करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्लू ओशन रणनीति को लागू करने के लिए सिर्फ बाहरी तत्वों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कंपनी के भीतर भी बड़े बदलाव करने की जरूरत होती है। जब हम संगठनात्मक अवरोधों को पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने ब्लू ओशन की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कि रणनीति को लागू करते समय निष्पादन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब तक सोचिए कि क्या आपकी संगठनात्मक संरचना और संस्कृति ब्लू ओशन के लिए तैयार हैं। चैप्टर 8 बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 8वें अध्याय बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक नई रणनीति अपनाते हैं तो उस रणनीति को सही तरीके से लागू करना क्यों उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे बनाना? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि रणनीति को केवल कागज पर न रखना, बल्कि उसे वास्तविकता में लागू करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक शानदार रणनीति के बावजूद अगर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता तो उसका प्रभाव सीमित होता है। इसलिए जब हम ब्लू ओशन रणनीति पर काम करते हैं तो हमें इसे सटीक रूप से कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन असली चुनौती यह है कि अक्सर कंपनियां एक शानदार रणनीति बनाती हैं, लेकिन उसे लागू करने में कई अवरोधों का सामना करती हैं। क्या हमारे पास सही संसाधन है? क्या हमारी टीम पूरी तरह से रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध है? क्या हम संगठन में सभी को इस रणनीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार कर पाए हैं? रेजोल्यूशन। लेखक यह बताते हैं कि रणनीति को लागू करते समय हमें 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। 1. नेतृत्व की प्रतिबद्धता, लीडरशिप कमिटमेंट। रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व का पूरा समर्थन और प्रतिबद्धता आवश्यक है। बिना नेतृत्व के कोई भी रणनीति प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकती। 2. कर्मचारी प्रेरणा, एम्प्लॉई मोटिवेशन। कर्मचारियों को इस रणनीति में शामिल करना और उन्हें यह समझाना कि यह रणनीति उनके लिए कितनी फायदेमंद होगी बहुत जरूरी है। 3. संपूर्ण क्रियान्वयन का दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूशन अप्रोच। रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए केवल एक अलग योजना की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होता है। इसमें सभी विभागों और टीमों को शामिल करना और सभी को एक साझा लक्ष्य पर काम करना होता है। यहाँ ट्विस्ट यह है कि निष्पादन को रणनीति में शामिल करना केवल योजना बनाने का नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक और मानसिकता बदलाव की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि रणनीति को हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए, न केवल उच्च प्रबंधन में, बल्कि निचले स्तर तक भी। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि ब्लू ओशन रणनीति को केवल बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए सही तरीके से योजना बनाते हैं, सही नेतृत्व और कर्मचारियों की प्रेरणा सुनिश्चित करते हैं, तो हम अपनी रणनीति को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम सस्टेन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि ब्लू ओशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। तब तक सोचिए कि क्या आप अपने संगठन में रणनीति को सही तरीके से लागू करने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 9 सस्टेन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 9वें अध्याय सस्टेन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार ब्लू ओशन बनाने के बाद उसे बनाए रखना क्यों इतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि ब्लू ओशन रणनीति सिर्फ एक बार का प्रयास नहीं है। इसे बनाए रखना और इसे समय के साथ अद्यतन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और इस बदलते माहौल में अपने ब्लू ओशन को कायम रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होता है। यहां पर असली समस्या यह है
कि एक बार जब आप ब्लू ओशन बना लेते हैं तो बाकी सभी कंपनियां उसी दिशा में आने की कोशिश करती हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है और जो शांत पानी पहले था वह धीरे धीरे लाल सागर रेड ओशन में बदल सकता है। तो हमें इस नए वातावरण में कैसे टिके रहना है? क्या हम अपनी रणनीतियों को स्थिर बना पाएंगे? लेखक यह बताते हैं कि ब्लू ओशन को बनाए रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मूल्य नवाचार, वैल्यू इनोवेशन। ब्लू ओशन को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है निरंतर मूल्य नवाचार। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका उत्पाद या सेवा समय के साथ नया, बेहतर और ग्राहकों के लिए हमेशा प्रासंगिक रहे। 2. मजबूत रणनीतिक पोजीशनिंग, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। सिर्फ एक नया उत्पाद लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि उस उत्पाद या सेवा को लगातार सही तरीके से पोजीशन करना महत्वपूर्ण है। बाजार में बदलाव के साथ रणनीतिक पोजीशनिंग को भी अपडेट किया जाना चाहिए। 3. प्रतिस्पर्धा का सतत विश्लेषण, सक्रियात्मक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर नजर रखना और बाजार में होने वाले बदलावों को समझना जरूरी है, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी रणनीतियों को सही दिशा में बदल सकें और खुद को आगे रख सकें। यहां पर ट्विस्ट यह है कि ब्लू ओशन को बनाए रखना केवल आपकी रणनीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी कंपनी की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि आप इन बदलावों को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से अपनाते हैं। केवल एक अच्छा उत्पाद या सेवा नहीं, बल्कि एक सतत सुधार की मानसिकता भी आवश्यक है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्लू ओशन केवल एक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। जब तक हम अपनी रणनीति को लगातार सुधारते रहेंगे और बाजार की जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे, तब तक हम ब्लू ओशन को बनाए रख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम रिन्यू ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी रणनीति को फिर से नया रूप दे सकते हैं जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे। तब तक सोचिए कि क्या आप अपने ब्लू ओशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 10, रिन्यू ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आज हम द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 10वें और अंतिम अध्याय रिन्यू ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके ब्लू ओशन में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाए तो उसे फिर से ताजगी और नवाचार कैसे दिया जा सकता है? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, आपका ब्लू ओशन भी धीरे धीरे लाल सागर में बदल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी रणनीति को फिर से नया रूप दें और एक नई दिशा की ओर बढ़ें। ब्लू ओशन को न केवल बनाए रखना, बल्कि उसे नए सिरे से रिन्यू करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर चुनौती यह है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे ब्लू ओशन को फिर से नया रूप मिल सके। क्या हमें पूरी रणनीति को फिर से बदलना होगा या हमें कुछ छोटे बदलाव करने होंगे? क्या हम पुराने विचारों से बाहर निकलकर कुछ नया कर सकते हैं? लेखक ने इस समस्या का समाधान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां सुझाई हैं। 1. नए मूल्य नवाचार, न्यू वैल्यू इनोवेशन। जब आपके ब्लू ओशन में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य में कोई नयापन नहीं रखा। अब आपको फिर से मूल्य नवाचार की ओर बढ़ना होगा, ताकि आप एक अलग और नया अनुभव ग्राहकों को दे सकें। 2. ग्राहकों की नई जरूरतों का पता लगाना, आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर नीड्स। बाजार के बदलते माहौल के साथ ग्राहकों की जरूरतें भी बदल सकती हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके ग्राहक अब क्या चाहते हैं और उनके नए आदतों और प्राथमिकताओं को पहचान कर अपने उत्पाद और सेवा को उसके अनुरूप बनाना होगा। 3. नई रणनीतिक दिशा, न्यू स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। कभी कभी यह जरूरी होता है कि आप पूरी रणनीति को एक नई दिशा में लेकर जाएं, नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, नए बाजारों में प्रवेश करें और अपनी सोच को अपडेट करें। यहां ट्विस्ट यह है कि ब्लू ओशन को रिन्यू करना सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही हमें अपनी रणनीति को समय समय पर नया रूप देना होगा। यह वह जगह है जहां हम अपनी रणनीति को फिर से प्रेरित और ताजगी से भर सकते हैं। इस अंतिम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्लू ओशन को केवल एक बार बनाकर छोड़ देना नहीं होता, बल्कि हमें उसे समय समय पर रिन्यू करते रहना होता है। यही वह तरीका है जिससे हम प्रतिस्पर्धा से पहले ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए हमेशा प्रासंगिक बने रह सकते हैं।
इस प्रक्रिया को अपनाकर हम न केवल अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जब हम द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पर पूरी किताब को समाप्त करते हैं, यह सोचें कि क्या आप अपनी रणनीति को हर बार रिन्यू करने और उसे नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए तैयार हैं।